नमस्कार साथियों, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में या यूँ कहें कि पिछला जो अपन ने लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको भारतीय मुद्रा के बारे में बताया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न मेरे सामने भी आया और कुछ क्वेश्चंस को मैंने भी रीड किया। मैंने देखा कि यार थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने का चांसेस भी बनता है, तो अपन इसको किसी भी प्रकार से हल्के में लेंगे नहीं। तो आज की जो स्लाइड है या आज का जो कंटेंट है वो आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल मिलने वाला है। आपको यहीं मैं क्लास याद करवा के जाऊंगा, ऐसा मेरा दावा है। अगर आप ढंग से इस क्लास को एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार उसको नोट्स में उतार लेते हैं तो आपको फिर इसको आप नहीं पाओगे। कहने का मतलब भूलने की क्या, आप भूल नहीं पाओगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस क्लास को यहीं पे याद करवा सकूं और याद हो भी जाएगी अगर आप मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं। आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो माइंड का प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर स्क्रीन पर है और आपने अपने जो मोबाइल नेटवर्क का डेटा जो है इस वीडियो को डाउनलोड करके ऑफ कर दिया है। कोई व्हाट्सएप पे आपको हाय हेलो जानू बेबी करने वाला नहीं है, तो आप 100% इस क्लास को याद कर लोगे, ऐसा मेरा दावा है। तो सुनिए साहब, अपना जो टॉपिक था वो था भारतीय मुद्रा। क्या था? भारतीय मुद्रा। और ये अपन इतनी मेहनत जो कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो भारतीय मुद्रा है, मानते लोग कहते हैं कि यार पैसा भगवान नहीं है। बराबर बात है बेटा, बिल्कुल बराबर है। पैसा कभी भगवान हो सकता नहीं है, लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर जीना है, अच्छे तरीके से जीना है, आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, अपने पत्नी की डांट नहीं खानी है, फैमिली वालों का सपोर्ट करना है, मस्ती करनी है, मौज करनी है, दोस्त को पैसा उधार देना है, तो ऐसा चाहिए। और यही तो ज़िंदगी है, इसके अलावा ज़िंदगी में बचा क्या। तो कुल मिला के ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत होती है। अन्यथा तो आप लोग सड़क के किनारे बैठकर भी ज़िंदगी गुजार सकते हो, जिसमें आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके पास आएगा, खाना आपके पास आएगा। मेरा इशारा क्या है आप समझ सकते हो। लेकिन हम सब बुद्धिजीवी प्राणी हैं। भगवान ने हमको दिमाग दिया है, दिमाग के अंदर बुद्धि दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सोचने की शक्ति दी है, पढ़ने के लिए किताबें दी हैं। तो हम पढ़कर एक अच्छे नागरिक बनकर हम हमारे जो भारत देश है उसका उत्थान करेंगे। इसलिए हम शिक्षक बनने के कगार पर हैं और शिक्षक बनकर दिखाएंगे और इस भारतीय मुद्रा को अपनाएंगे। तो भारतीय मुद्रा, पैसा, पैसे, रुपया, भारतीय मुद्रा, मुद्रा। तो मुद्रा जो है, मुद्रा का मतलब होता है, पहले मुद्रा कहते थे जैसे कि अपने सोने की 100 मुद्रा, चांदी की मुद्रा, ऐसे राजा महाराजाओं के काल में आपने देखी होगी। तो मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जो विनिमय का माध्यम है। अब ये विनिमय क्या होता है, ये यहाँ पर एक शब्द लिखा है, पहली लाइन लिखी हुई है कि मुद्रा जो है वो विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है। माध्यम का मतलब होता है तरीका, और विनिमय का जो मतलब होता है बेटा, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। क्या होता है? आदान प्रदान। तो मुद्रा जो है वो आदान प्रदान का सर्वमान्य माध्यम है। तो सर आपने विनिमय क्यों लिखा? पागल हो गए थे? आदान प्रदान ही लिख देते। अरे पागल नहीं हुआ था। ये शब्द जो है वो परीक्षा में आते हैं और जब अपन को शब्दों का मतलब पता नहीं होता है तो हम उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आदान प्रदान की जगह पे जो लिखा है वो क्या लिखा है? विनिमय लिखा है। और विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। माइक थोड़ा सा अटक गया चैन की वजह से। चल ठीक। तो मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान का सर्वमान्य माध्यम है। अब आदान प्रदान कितने तरीके से होता है? विनिमय जो है वो जनरली 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बेटा? 1, 2 और 3 प्रकार से। तो पहली बात, मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है। याद हो जाएगा, मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है, मतलब कि पैसा जो होता है वो आदान प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा तरीका माना गया है। ठीक है। अब विनिमय कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। विनिमय कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। विनिमय कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार है? पहला है मुद्रा। ये मुद्रा 2 बार लेकिन उसको लिखा जाता है मुद्रा विनिमय। पहला कौन सा है? मुद्रा या मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय का क्या मतलब होता है? मुद्रा विनिमय का मतलब होता है कि यार तू मुझे 500 रुपए दे, तू मुझे 500 रुपए दे और मैं तुझे 100 की 5 नोटें देता हूँ। 100 की 5 नोटें, मतलब रुपये के बदले रुपया, रुपये के बदले
रुपया, उसको क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय। अपने यहाँ पर रुपयों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपन भारतीय हैं और भारतीयों में जो चीज चलती है, जो मुद्रा चलती है वो रुपया होती है। अगर कहीं और अमेरिका में बात करता तो डॉलर में बात करता कि $5 की बजाय एक एक के $5, एक एक के $5। तो मुद्रा के बदले जो मुद्रा, अगर मुद्रा से आदान प्रदान होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय। दूसरा है वस्तु विनिमय। क्या है? वस्तु विनिमय। फर्स्ट क्लास, अपने घर के पास अपना पड़ोसी, अपने घर के पास अपना पड़ोसी। और हम वस्तु विनिमय बहुत ज्यादा करते हैं कि बा, काकी, दादी, बुआ, आज आप मुझे आलू दे दो, कल मैं आपको मिर्ची दे दूंगा। या मेरे घर में आलू पड़े, आप आलू ले लो और उसके बदले मुझे थोड़ी सी मिर्ची दे दो, मेरे घर पे मिर्ची नहीं है। तो वस्तु के बदले वस्तु का जो विनिमय होता है उसको अपन क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं कि वस्तु का आदान प्रदान, मतलब आप मुझे वस्तु दोगे, मैं आपको वस्तु दूंगा। जैसे बचपन में छोटे बच्चे खेलते हैं कि तू मुझे रबड़ दे दे, मैं तेरे को मेरी पेंसिल दे दूंगा, उसको अपन क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। मतलब वस्तु का वस्तु से आदान प्रदान, आप किसी से वस्तु लो और आप उसको वस्तु दे दो। तो पहला टाइप कौन सा हो गया? मुद्रा विनिमय। दूसरा कौन सा हो गया? वस्तु विनिमय। और तीसरा जो आजकल बहुत चर्चित है और इसी से अपना काम निकलता है, इसको कहते हैं मुद्रा वस्तु विनिमय। क्या कहते हैं? मुद्रा वस्तु विनिमय। ले भाई 10 रुपये और 2 तानसेन दे दे, और तानसेन के साथ क्या मांगते हैं? वो तंबाकू का पैकेट दे देना, छोटे वाला। तो आपने उस भाई को क्या दिया? पैसा दिया, रुपया दिया, मुद्रा दी, और मुद्रा के बदले आपको क्या मिलता है? वस्तु मिलती है। तो ये जो माध्यम है वो कौन सा है? जो विनिमय का प्रकार है या आदान प्रदान का जो प्रकार है वो कौन सा है? मुद्रा वस्तु विनिमय। आपको समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में, आलू के बदले में मिर्ची और मिर्ची के बदले में आलू। यहाँ पर हमने ले लिए 10 रुपये और 10 रुपये से हमने वस्तु खरीद ली, कोई भी वस्तु खरीद ली, कोई भी विमल, ऐसे वी वाला साइन। एक्चुअली ये जो साइन होता है ना बेटा, इसको दिल में बसा के लोगों, ये विमल का नहीं है, विक्ट्री का है। किसका है? विक्ट्री का। दैट्स वी फॉर विक्ट्री, और विक्ट्री यानी कि विजय भव, विजय भव, विजय भव। और हमको विजय होना है। विजय होना है मतलब कि जीतना है। और हमारे लिए जीत का टारगेट क्या है? रेट, भर्ती। और हम क्या बनना चाहते हैं? एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, ताकि हम भारत को उन ऊंचाइयों तक ले जाएं जहां पर वो जाना चाहता है। विश्व गुरु बनना चाहता है, तो वो भी देखो गुरु बनना चाहता है। भारत की भी यही इच्छा है कि गुरु बनना है, तो फिर हमारी इच्छा भी गुरु बनना ही है। तो इसलिए हमारा जो टारगेट है वो यही है। तो आपने देखा भारतीय मुद्रा विनिमय, जो मुद्रा होती है वो विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। विनिमय का मतलब क्या होता है बेटा? आदान प्रदान होता है। और विनिमय कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। ये दोनों प्रकार अब लुप्त तो होते जाते हैं, क्योंकि ये पहले होता था, वस्तु के बदले वस्तु देना भी पहले होता था। आजकल जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? मुद्रा वस्तु विनिमय। मतलब आप पैसा दोगे और पैसों के बदले आपको क्या मिल जाएगी? वस्तु मिल जाएगी। जो आपको आवश्यकता है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद मैंने लाइन लिखी है यहाँ पर, जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि प्रत्येक देश की अपनी एक मुद्रा होती है। बराबर बात है, अपना देश अपनी मुद्रा। भारत का कौन सा है? रुपया। अमेरिका का कौन सा है? डॉलर। कहीं पे येन चल रहा है, कहीं पे द्रम चलता है, कहीं पे बहुत सारी चीजें चलती है, दिनार चलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक मुद्रा का नाम है। और हर अपना देश अपनी अपनी मुद्रा को रखता है। भारतीय मुद्रा को रुपया कहते हैं, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंटेंट जो है वो मेरे को पूरा लिखवाना पड़ता है। अगर मैं कोई बात पढ़ा रहा हूँ या कोई बात सिखा रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप तक कोई कंटेंट पहुँचाऊँ, तो इसका अर्थ यही है कि मैं आपको एक छोटी से छोटी बात भी बताऊंगा, उसको लिखवाऊंगा। तो प्रत्येक देश की अपनी एक मुद्रा होती है। भारतीय मुद्रा को रुपया कहते हैं। जो भारत में मुद्रा चलती है वो कौन सी होती है? रुपया होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये प्रश्न मैंने 2-3 बार देखा है कि 15 जुलाई 2010 रट डालो। 15 जुलाई 2010 याद करने का तरीका, 10 और 20 के बीच में क्या आता है? 15। तो देखो ये 10 है, ये 20 है, इसके बीच में क्या आता है? 15। 15 का आधा क्या होता है? 7.5। 7.5 कोई चीज नहीं होती है, इसलिए अपन 7 मानते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो जुलाई कौन सा महीना होता है? 7। ये अपने याद करने का तरीका है। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, 10 और 20 के बीच में क्या आता है? 15। 15 का आधा क्या होता है? 7। तो 15/7/2010 यानी कि 15 जुलाई 2010। 15 जुलाई 2010 को क्या हुआ था? तो हुआ यूं था कि 15 जुलाई 2010 को रुपये का जो चिन्ह था वो ये आ गया था। देखो पहले, जब इससे पहले की बात करें अपन,
15 जुलाई 2010 से पहले की बात करें तो ऐसे लिखा हुआ बोलता था 20 रू, ये जो साइन था रू, रुपये का जो पहले जो साइन था वो या चिन्ह था वो कौन सा था, ये वाला था। लेकिन 15 जुलाई 2010 को जो रुपये का चिन्ह है वो क्या बदल दिया, ऐसा बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्या मजा आ रहा था, वो भी बढ़िया लग रहा था, इसमें भी फर्स्ट क्लास बिंदी बिंदी आ रही है, हिंदी का है ये, ओ हो गजब लग रहा है ये। तो फिर बदला क्यों, वो बदला इसलिए बेटा कि ये जो रुपया है, ये जो चिन्ह है वो सिर्फ भारत की भाषा में ही लिखा जा रहा था, हिंदी भाषा में ही लिखा जा रहा था। तो अपने रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए इस चिन्ह का निर्माण किया गया, इस चिन्ह का निर्माण किया गया ताकि रुपया जो है वो सर्वव्यापी यानी कि विश्वव्यापी हो जाए और रुपया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय। अब हम इस साइन को किसी भी लैंग्वेज में टाइप करने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा। कहीं पे भी जाओ, चाहे आप अमेरिका चले जाओ कि इराक चले जाओ कि किसी अरब कंट्री में चले जाओ, वहाँ पर आपको ये चिन्ह उस भाषा में मिल जाएगा। तो विश्वव्यापी करने के लिए भारतीय रुपया या भारतीय मुद्रा को विश्वव्यापी करने के लिए जो हमने चिन्ह है वो कौन सा बना दिया है, ये इसको र या आर कहते हैं। इसके अंदर एक ये लाइन समांतर लाइन खींची हुई है, जैसे पहले क्या लिख दिया र, और र के साथ ये जो लाइन है इसके साथ एक समांतर लाइन खींच दी। इसको अपन क्या कहते हैं, रुपये का चिन्ह। कब आया था, 15 जुलाई 2010। याद करने का तरीका 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 और 20 के बीच में क्या आता है 15, 15 का आधा क्या होता है 7.5। लेकिन अपन किसको काम में लेंगे, 7 को। किसको काम में लेंगे, 7 को। तो 15 7 2010। 15 जुलाई 2010 से रुपये का चिन्ह ये हो गया है। रुपये का चिन्ह बदलने का कारण क्या है, पहले ये जो चिन्ह था ये केवल हिंदी भाषा में था और अब ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अवेलेबल है। विश्व की सभी लिपियों में लिखा जा सकता है। तो विश्व में जितनी भी लिपियां हैं उन सभी में इस निशान को, इस चिन्ह को, इस साइन को बनाया जा सकता है। तो भारतीय रुपये को विश्वव्यापी करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लोगों तक अपने इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए रुपया इंटरनेशनल हो गया 15 जुलाई 2010 के बाद से। तो 15 जुलाई 2010 से अपना जो रुपया है वो इंटरनेशनल हो गया है। इंटरनेशनल अप्रोच पकड़ लिए उस रुपये ने। और ऐसा काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जो थे हमारे देश के उस समय पे जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, काफ़ी बड़े विद्वान आदमी थे, मतलब वो कॉमर्स सब्जेक्ट के ज्ञाता कह सकते थे अपन उसको। और वाकई में बहुत अच्छे से उन्होंने इस रुपये के चिन्ह पर काम किया और हमारा जो रुपया है वो इंटरनेशनल मार्केट में चला गया। तो 15 जुलाई 2010 को अपने क्या किया था, चिन्ह बदला था। चिन्ह को क्या बनाया था आप देख सकते हैं। उस समय जो पीएम थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और दूसरी बात, इस चिन्ह को जो डिजाइन किया था वो कौन था भैया, उदय कुमार। कौन था, उदय कुमार। जो ये रुपये के चिन्ह का जो डिजाइन करता था वो कौन था, उदय कुमार था। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी बात याद हो गई होगी। सबसे पहले मुद्रा जो है वो विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। विनिमय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय और मुद्रा वस्तु विनिमय। उसके बाद अपने हर देश की एक अलग मुद्रा होती है। भारत देश की मुद्रा का नाम रुपया है। रुपये का चिन्ह ये र और आर जो मैंने बताया वो है। ये 15 जुलाई 2010 को बदला गया। उससे पहले रुपये का निशान ये चलता था। उसके बाद 15 जुलाई 2010 को जब बदला तब हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस रुपये के चिन्ह को जिसने बदला या जिसने इसको डिजाइन किया उसका नाम क्या था, उदय कुमार था। अब रुपये का मतलब क्या था, वैसे जनरली ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी रुपये में जो शब्द छुपा हुआ है वो है रूप, और रूप का मतलब होता है चांदी। साहब इसकी तो चांदी हो गई है, चांदी हो गई है। चांदी हो गई का मतलब हाँ भाई माल आ गया है, रुपया आ गया है। रुपये कम चांदी का सिक्का होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, शेर शाह सूरी, जो अपने टाइम में आया था। मुझे सन तो याद नहीं है लेकिन ढूंढ लेना। जब भारत में शेर शाह सूरी का शासन था तो उस समय सबसे पहले रुपये शब्द का प्रयोग किया गया था। रुपये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इस स्लाइड को आप आराम से उतार लिए। कोई भी बात हालांकि नहीं समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं है, याद हो जाएगा। इस क्लास को डाउनलोड करने के बाद सोने से पहले ईयरफोन में देख लो मेरा चेहरा, और स्लाइड को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आवाज़ को
आप ध्यान से सुनोगे, एक बार सुनोगे आपको याद हो जाएगा, एक बार उसको लिख लेना, याद हो जाएगा। छोटा सा कंटेंट है, मैंने बोर्ड पे काफी बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए बड़ा बड़ा, लेकिन ये आधे पेज का कंटेंट भी नहीं है। ऐसे ऐसे आपको 2-3 स्लाइडों में ये भारतीय मुद्रा कवर करवा दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपने इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक बार उतार लीजिए इसको। तो अपन ने देखा जितनी बातें मैंने आपको सिखाई है वो समझ में आ गई होगी, आपको याद करने की जरूरत है। कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, आपके लिए फायदा क्या होगा कि 1 सेकंड में टिक हो जाता है, टाइम बच जाता है। अच्छा, 1 सेकंड में टिक तभी होगा जब आपको थ्योरी पूरी फिंगर टिप्स पे याद होगी। ये अपना मूल मंत्र रहा है कि अगर आपको थ्योरी फिंगर टिप्स पे याद है तो आप टाइम को बचा लोगे, इसकी गारंटी है। ठीक है साहब, तो आगे बात करें अपन। जब आपने देखा होगा कि रुपया साला आता कहाँ से अपने पास, कहाँ से आता है, कौन देता है? जाके नहीं यार उसी के पास कहते कि यार मुझे 1-2-5 करोड़ दे दो तो यार पढ़ने वढ़ने की धंधी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो बहुत सौ को पता होगा कि यार रुपये तो बैंक में पड़े हैं। बैंक कौन सी है? अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक है, और भी कौन सी है, HDFC है, बहुत सारी बैंक है। तो हालांकि मैं आगे आपको बताऊंगा बैंकों के 2 प्रकार होते हैं, एक तो राष्ट्रीयकृत बैंक होता है और एक जो होता है अपना प्राइवेट बैंक होते हैं। तो राष्ट्रीयकृत बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों के पास पैसा होता है, लेकिन उन दोनों बैंकों को भी पैसा कौन देता है? तो उन दोनों को बैंकों को जो पैसा देता है वो देता है RBI। ये अपना केंद्रीय बैंक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। आजकल के नोटों पर ये लिखा हुआ आता है और उन्होंने ये नोट को जारी किया है। ठीक है साहब। अब लेकिन फिर भी जो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा जो अपने भारत की मुद्रा है रुपया, वो 2 रूप से आपके हाथ में आती है, एक तो नोट के रूप में आती है और एक सिक्के के रूप में आती है। बराबर बात है। अभी वर्तमान में जो नोटें चल रही हैं 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की, उसके बाद अपन 50 रुपए की, 20 रुपए की, 20 रुपए का सिक्का भी है, उसके बाद अपन देखें 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। ठीक है, पहले 2000 की चलती थी, बंद हो गई, 1000 की चलती थी, बंद हो गई। ठीक है, तो ये नोटें अपने पास चलती है। बीच में वो अपने हुआ था कौन सा, क्या कहते हैं अपने उसको, नोटबंदी। रातों रात आदमी फेंका गए थे, इधर से उधर हो रहे और ये वो लाइनों में खड़े रहे थे, बैंक वाले खाली दिन के 3000 रुपये दे रहे थे एक अकाउंट पे। बहुत मजा आया था सर। मजा कैसे आया था? अरे यार लाइफ में स्ट्रगल किया, पहली बार पता चला करोड़पति आदमी भी उस लाइन में खड़ा था दिन के 3000 रुपये लेने के लिए। तो सब इक्वल, एक टाइम में सबको क्या कर दिया, इक्वल। हालांकि नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य होता है भ्रष्टाचार पर रोक। कैसे? यूं पूछे तो पूछना यूं क्या है कि देखो साहब मेरे पास बहुत सारे रुपए पड़े, बहुत सारे रुपये पड़े, बहुत सारे रुपये पड़े, लेकिन उन रुपयों का कोई हिसाब नहीं है। मैंने खाली इतना ही बता रखा है मेरे बैंक में कि इतने पैसे पड़े। तो बैंक में जो पैसे पड़े वो वाइट मनी है। घर पे जो रुपये पड़े उनका टैक्स अगर आपने नहीं भरा तो वो ब्लैक मनी है। ठीक है, अगर आपके पास घर पे पैसे पड़े हैं और उस पर तो अपने पास पहले 2000 की नोटें थी, तो अगर अपन को 2000 की नोटें 10,000 ले जाने तो 5 नोटें हैं, 5 नोटें तो अपन ऐसे इसकी राउंड बना के बीड़ी पीते पीते चले जाएं, ऐसे 5 नोटें। तो जब 5 करोड़ रुपए भी इकट्ठे करने होते तो 2000 की नोट में 5 करोड़ इकट्ठे करने होते, एक सूटकेस में अपन बना सकते थे उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से काला धन काफी जमा हो गया था। बराबर बात है। अब रातों रात नोटबंदी हो गई तो इतना पैसा लेगा कौन? बैंक वाले लेंगे, तुरंत पूछेंगे आएगा, आया कहाँ से? तो इस प्रकार की व्यवस्था को बंद करने के लिए, काले धन को निकालने के लिए, या फिर इनकम टैक्स जिसका भरा हुआ नहीं है उस पैसों को इनकम टैक्स भरवाने के लिए ये जो नोटबंदी करी जाती है। नोटबंदी बहुत एक अच्छा स्टंट रहा, काफ़ी अच्छा साबित भी हुआ, उससे लोगों को फायदा भी हुआ। जो काला धन था वो कुछ बाहर भी आया, काफ़ी लोगों ने इनकम टैक्स भरना प्रारंभ भी कर दिया, और हमारे आज की जो आर्थिक रेट है या GDP है उसमें काफ़ी उद्धार हुआ है। तो नोटबंदी होनी चाहिए। काफ़ी एक बड़े कोई महान विद्वान थे, मुझे याद नहीं आ रहा है किसने कही थी ये लाइन, लेकिन कही थी कि हर 5 साल में नोटबंदी होनी चाहिए। तो साहब जो अपना भारतीय रुपया है वो 2 रूप में आपके सामने आता है, एक सिक्के के रूप में आता है और एक अपने नोटों के रूप में आता है। तो जो 1 रुपए की नोट है, 1 रुपए की नोट कौन सी? खाली 1 रुपए की नोट। और बाकी जितने भी प्रकार के सिक्के हैं वो कौन बनाता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। कौन बनाता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय ये बनाता है। इसके पास ठेका होता है 1 रुपए की नोट निकालने का और सभी प्रकार के सिक्के बनाने का। अब इस सिक्कों पे और इस नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या करके आ जाएंगे? वित्त मंत्री। क्या करके आ जाएंगे? वित्त मंत्री। अगर आपके पास प्रश्न आ जाए कि भारतीय सिक्कों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं,
पहला ऑप्शन आपको वित्त मंत्री ही मिलेगा और अपन खुशी खुशी उसको टिक कर देंगे और यस का साउंड अपने दिल में निकल जाएगा कि यार ये तो बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन आ गया ना, अपने तो सही है, मजा आ गया। लेकिन वो मजा किरकिरा हो जाता है जब अपन को वास्तविकता पता चलती है कि उस पर साइन किसके होते हैं, वित्त सचिव के। तो भैया 1 रुपए की नोट और सभी प्रकार के सिक्के पहले तो जारी कौन करता है, भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय जो है वो जारी करता है और इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। और इसके अलावा जितनी सभी प्रकार की नोटें हैं, सभी प्रकार की नोटें, उसको कौन छापता है, आरबीआई। कौन छापता है भाई, आरबीआई। ये अपना केंद्रीय बैंक है, ये बैंक जो है वो सभी बैंकों का बाप है, बाप बैंक के सबके बाप है, ठीक है। और आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। और इस पर बाकी जितनी भी नोटें हैं उस पर साइन कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर। कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर। करंट गवर्नर जो है वो श्री शक्तिकांत दास है। कौन है, श्री शक्तिकांत दास। देखो अगर अपडेट हो गया होगा तो आप देख लेना, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि अभी वर्तमान में जो आरबीआई का गवर्नर है वो कौन है, श्री शक्तिकांत दास। समझ में आ गया। तो 1 रुपए की नोट और सिक्कों को जारी कौन करता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। उस पर साइन कौन करता है, वित्त सचिव करता है, वित्त मंत्री नहीं करता है। उसके बाद बाकी जितनी प्रकार की भी नोटें बची उसको जारी कौन करता है, आरबीआई। ये हमारा केंद्रीय बैंक है, इसका पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। आपके नोटों के ऊपर लिखा होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लिखा होगा। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो इनके जो आरबीआई के जो गवर्नर है, इन नोटों पर जो साइन करता है वो कौन है, श्री शक्तिकांत दास। उसके बाद अब सिक्कों की ढलाई का मतलब सिक्का बनाना, और सिक्के बनाने के कारखाने को अपन क्या कहते हैं, टकसाल। क्या कहते हैं, टकसाल। और ये जो टकसाल होती हैं वो अपने भारत में कितनी स्थापित है, 4। कितनी स्थापित है, 4। ये टकसालें क्या काम करती है, सिक्के बनाने का। क्या काम करती है, सिक्के बनाने का। कौन कौन सी है, 4 जगह, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। कहाँ पर है, ये 4 जो हैं वो टकसालें हैं जहाँ पर हमारी भारतीय मुद्रा के सिक्के बनते हैं। और वो कौन कौन सी 4 जगह हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से किस टकसाल में भारतीय मुद्रा का सिक्का नहीं बनता है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और चौथा ऑप्शन में दिल्ली डाल दिया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दिल्ली, क्योंकि इन तीनों में बनते हैं, दिल्ली में नहीं बनते। दिल्ली की जगह क्या बनता है, नोएडा। बात समझ में आ रही होगी, याद हो गया होगा। 1 रुपए की नोट, सिक्के, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त सचिव। अन्य सभी प्रकार की नोटें, आरबीआई की साइन कौन करता है, आरबीआई गवर्नर अभी कौन है, श्री शक्तिकांत दास। भारत में सिक्के बनाने के कितनी टकसालें हैं, 4। भारत सरकार ने स्थापित किए, हाँ की हैं। कौन कौन सी जगह पर हैं, मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है और नोएडा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये कंटेंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय करेंसी की नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। आप लोग आराम से देखना, और फिर मुझे पता है आप लोगों को डाउट होगा कि सर इस पर तो 15 लिखी हैं। अब 17 कैसे, क्योंकि एक हिंदी भी लिखी होती है और एक इंग्लिश भी लिखी होती है, इसलिए टोटल कितनी भाषाएं हैं, 17 है। आपको इसमें पहला ऑप्शन 15 का मिलेगा। बहुत सारे बच्चे 15 करके भी आएंगे, लेकिन हम 17 करके आएंगे और हमने इस खतरे को टाल दिया। अगर ये प्रश्न होगा तो हमारा सही होगा कि भारतीय करेंसी की नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, 17 भाषाएं होती हैं। समझ में आ गया। उसके बाद अगला बात देखें अपन कि भारतीय रुपए का आईएसओ कोड। व्हाट इज आईएसओ कोड, सर ये आईएसओ कोड होता क्या है। तो आपने जब आपके खाते में पैसे आते हैं या आप अपनी डायरी प्रिंट करवाने जाते हो तो INR एक शब्द लिखा होता है, क्लियर बैलेंस INR, या डेबिट 6000 रुपीज क्लियर बैलेंस INR, या INR करके ऐसा जो शब्द लिखा होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, आईएसओ कोड। तो भारतीय रुपए का जो आईएसओ कोड है वो कौन सा है, INR। ये हमारा आईएसओ कोड है। ये दोनों प्रश्न काफ़ी बार देखे गए हैं, मैंने काफ़ी स्लाइडों में देखे हैं, बहुत सारे प्रश्न पत्रों में देखे हैं। तो प्रश्न आने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अपने भाई यूनिट में भारतीय मुद्रा लिखा है तो इस मुद्रे को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बना हो आज तक तो इस बार बनने के चांसेस है, ऐसा मानकर के इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सॉरी। तो इस स्लाइड में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये वित्त सचिव, आरबीआई का गवर्नर, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन और ये चारों
टकसाल है, कहाँ कहाँ बनाई जाती है। वैसे तो पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सी स्लाइड है, आधे पेज का पहले कंटेंट दिया, आधे पेज का ये एक पेज का कंटेंट है। याद करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आपने मेरे से सुन लिया है, आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। उतार लो एक बार। तो देखो एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, और उसका उत्तर है आरबीआई। ऑप्शन में बहुत सारा लिखा हुआ मिलेगा, वित्त सरकार, भारत सरकार, बहुत सारी बातें, लेकिन आंसर क्या जाएगा? आरबीआई। अब ये आरबीआई जो है वो सभी बैंकों का क्या है? बाप। सभी बैंकों का क्या है? किंग। सबसे बड़ा बैंक जो है, केंद्रीय बैंक जो है वो ये है। ऐसा क्यों कहा मैंने? देखो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, बैंक जो है वो कितने प्रकार से अपने यहाँ पर, एक तो राष्ट्रीयकृत बैंक है और एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। जैसे एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, इंडियन, ये सारी जो बैंकें हैं वो कैसी बैंकें हैं? राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। और प्राइवेट में आपने सुना होगा एचडीएफसी प्राइवेट लिमिटेड है, एक्सिस है, कोऑपरेटिव, ऐसी बहुत सारी बैंक है, ठीक है। वो प्राइवेट बैंक कहलाती है। अब क्या होता है कि एसबीआई को पैसा चाहिए तो किससे मांगेगा? आरबीआई से। किससे मांगेगा? आरबीआई से। आरबीआई दे देगा, लेकिन पागल थोड़ी है। आरबीआई पैसा तो देता है, लेकिन उसके बदले उससे ब्याज लेता है। तो जब ब्याज लेता है, आरबीआई ब्याज लेता है, तो उसको अपन बोलते हैं आरआर। आरआर का मतलब होता है रेपो रेट। रेपो रेट। तो कुल मिला के भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा होती है? आरबीआई। अब एसबीआई को पैसा चाहिए, आरबीआई से ले लिया, आरबीआई ने उससे रेपो रेट यानी कि आरआर लिया, ब्याज लिया। इनमें से किसी भी बैंक को चाहिए तो, अच्छा इनमें से भी किसी भी बैंक को चाहिए तो वो पैसा किसको लेगा? किससे लेगा? आरबीआई से। लेकिन क्या हुआ, एसबीआई ने एक बार आरबीआई से पैसा मांगा कि यार मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तू मुझे पैसा दे। आरबीआई वाला बोलता है साहब अपने पास भी अब तो पैसा नहीं। तब क्या करेगा? तब आरबीआई, चल तू रुक थोड़ी देर, दोस्त है यार अपना, सबसे बड़ा दोस्त है, पैसों वाला दोस्त है, तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा उसको, व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, ये तो दोस्त किस बात का। तो वो एसबीआई को कहता है देख तू रुक, मैं करता हूँ व्यवस्था। तो वो क्या करता है, आरबीआई वाला एचडीएफसी को पूछता है कि भाई तेरे पास पैसा पड़ा है क्या? तो एचडीएफसी वाला कहता है कि हाँ पड़ा है। तो आरबीआई कहता है देगा मुझे। वो खुश हो जाता है, अच्छा बेटा मेरे को जब पैसे चाहिए थे तो तेने ब्याज मांगा था, अब आई है मेरी बारी। अब उसकी बारी आई तो एचडीएफसी कहता है कि हाँ भाई पैसा तो मेरे पास पड़ा और तुझे दूंगा भी सही, लेकिन मैं तुझसे ब्याज लूंगा। क्या लेगा वो भाई? ब्याज लेगा। तो जब आरबीआई ब्याज भरता है, आरबीआई ब्याज देता है या भरता है, तो उसको कहते हैं आरआरआर। ये वो राजा मौली की पिक्चर नहीं है आरआरआर, ये होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। फिर एचडीएफसी आरबीआई को बैंक देगा, आरबीआई को पैसा, आरबीआई किसको देगा? एसबीआई को। उसको तो आरआर पे ही देगा, मतलब कि रेपो रेट पे ही देगा, जो ब्याज जो होती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। फिर एसबीआई को पैसा अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन एसबीआई डायरेक्ट एचडीएफसी से मांग सकता नहीं। इसलिए अपन ने ये कहा है कि भारत में सभी प्रकार की जो मुद्रा आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? आरबीआई के द्वारा होती है। बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। थ्योरेटिकल पोर्शन लगभग इतना ही था, और अगर कोई थ्योरेटिकल पोर्शन होगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक सेकेंड, हेलो, हाँ भैया, तो मतलब कुल मिला के ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है। बाकी क्वेश्चन इस प्रकार का मैंने देखा था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर किसी भी बैंक को पैसा चाहिए तो किससे मांगेगा? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास नहीं होगा तो वो किसी और बैंक से लेकर उस बैंक को दे देगा, लेकिन वो बैंक डायरेक्ट दूसरी बैंक से मांगेगा नहीं, पैसा आरबीआई ही देगा। आगे बात समझ में? चलिए साहब, अच्छा अब कुछ छोटी मोटी बातें और देख लीजिए, फिर उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास में आपको इस पर क्वेश्चन मिलेंगे, या देखते हैं जो भी क्लास आएगी आ जाएगी आपके सामने। देखिए 100 पैसा यानी कि क्या होता है? 1 रुपया। क्या होता है? 1 रुपया। समझ में आ गई? अब 1 पैसा यानी कि 1/100 रुपया। अगर 10 पैसे की बात करें तो 1/10 रुपया।
समझ में आया? 1 का 10वां भाग क्या होता है? 10 पैसा। 25 पैसा 1/4 बोलते हैं इसको। फिर 50 पैसा 1/2 रुपया। उसके बाद वापस वही 100 पैसा, तो कितना आ गया? 1 रुपया। ये अपन को ध्यान में रखना है कि 100 पैसा 1 रुपया, 1 पैसा 1/100 रुपया, 10 पैसे 1/10 या 1 का 10वां भाग ऐसे कह सकते हैं। फिर ये 25 पैसा 50 पैसा, इसको पहले अपन कहते थे चवन्नी, इसको कहते थे अठन्नी। ठीक है, पहले एक्चुअली ऐसा चलता था, 4 आना 8 आना 16 आना ऐसा चलता था। ये पहले मतलब जो आने 1 रुपया था उसमें कुछ आने होते थे, फिर वो आने होते होते 100 पैसों में आ गए। 1947 से ये काम शुरू हो गया कि 1 रुपये में कितना पैसा आ गया है? 100 पैसा आ गया। ठीक है, उससे पहले आना चलता था, पहले फिर कौड़ी भी चलती थी। खैर इतना अपन को पढ़ना नहीं है। आगे बात समझ में? भारतीय करंट मुद्रा जो है उसके बारे में चर्चा थी। उसके बाद छोटा मोटा क्वेश्चन आपने देखा होगा कि अगर इतना रुपया इतने का है तो इतना कितने में आएगा, उस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे कि 2 रुपये 50 पैसे। अच्छा, 2 रुपये 50 पैसे, इसको ऐसा लिखा जाता है 2.5 रुपये, 2.5 रुपये। ठीक है, दशमलवकरण कहते हैं इसको। इस प्रकार का लिखा जाता है। 2 रुपये 50 पैसे को 2 रुपये, ऐसे 2.5 लिख सकते हैं। आगे होगी बात समझ में? आगे वाला जो है वो रुपया है, पीछे वाला जो है वो पैसा है। तो 2 रुपये 5 पैसे नहीं है वो, एक्चुअली में बेटा 2 रुपये 50 पैसे ही है। 2.50 लिखो, 2.5 लिखो, बात एक ही है। आगे बात समझ में? तो 2 रुपये और 50 पैसे, उसको लिखने का तरीका 2.50 होगा। आपको मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। पहले मैं जिस प्रकार के क्वेश्चन करवा चुका हूँ वो क्वेश्चन आपके और भी हुए ऐसे कुछ प्रकार के क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन ये देखो कि 5 पंखे का मूल्य देखें यहाँ पर 5 पंखों का मूल्य 1500 रुपये है, तो 12 पंखे कितने में आएंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन में से एक एक नियम में भी आएंगे, लेकिन कहीं यहाँ पे मान लो पूछ लें तो 5 पंखे कितने के? 1500। तो तुम क्या करोगे? एक पंखा कितने का है वो निकालोगे। तो एक पंखे का मूल्य निकालना है तो अपन क्या करेंगे? इस 1500 में 5 का भाग, तो कितना आ जाएगा? 300 रुपये। तो एक पंखा कितने का आ गया? 300। अब अपन को कितने पंखे लाने? 12 पंखे। तो जो 12 पंखे हैं वो कितने में आ जाएंगे? 12 × 300। भाई एक पंखा 300 का, तो 12 पंखे कितने के? 12 × 300 यानी कि भारतीय 3600 रुपये में। तो हमारे पास 12 पंखे कितने रुपए में आ जाएंगे? 3600 रुपये में। इस प्रकार का क्वेश्चन मान लो पूछा जा सकता है। हालांकि इसका एक पूरा चैप्टर आपके है जिसको अपन एक एक नियम कहते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आगे सेकेंड यूनिट में आने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये जो फर्स्ट यूनिट की थ्योरी है वो लगभग आपके कंप्लीट है। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं बचा है। इसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पक्षांतरण है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड है, वो सिखा दिया। अच्छा, नेक्स्ट मेरी क्लास एक्चुअली आज मेरा माइंड थोड़ा सा अलग था, लेकिन मेरी ये क्लास जो है वो आपको वर्गमूल निकालना सिखाना है, आपको वर्गमूल और घनमूल, ताकि जब कभी भी अपन किसी बड़े क्वेश्चन को ट्राई करें और उसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट या फिर क्यूब या क्यूब रूट आता है तो एक क्लास है 30 मिनट की क्लास में उसको अपन खत्म कर देंगे। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास ले लेंगे या जब भी अपना टाइम सूटेबल होगा वो अपन ले लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। भारतीय मुद्रा को अच्छे से पढ़ के जाना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वंदे मातरम, धन्यवाद।